कामरान शाहिद साहब ने कल अपने प्रोग्राम में ये दावा किया या ये ख़तरे की घंटी बजाई या ये इंकशाफ किया या पता नहीं इसको हम क्या नाम देंगे, जिसमें उन्होंने बड़ी अजीब सी चीज़ कही है। उन्होंने कहा जी वो देखें, अच्छा उन्होंने कहाँ का मामला कहाँ जोड़ा है। उन्होंने कहा देखें जी वो ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहरों में 5000 लोग जान से चले गए और अब 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने भी कॉल दी हुई है, तो क्या कोई दहशत गर्दी भी हो सकती है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि 8 फरवरी का खौफ है और 8 फरवरी को बहुत संजीदा देखा, सीरियस लिया जा रहा है, खौफ है। अब यहाँ पे मेरी आगे इस पे तफसील में जाने से पहली बात तो इनकी लॉजिक इसलिए गलत है कि 8 फरवरी को दहशत गर्दी हो सकती है क्योंकि 8 फरवरी को तो उन्होंने कहा है कि आप घरों तक महदूद रहें। उन्होंने कहा पहिए जाम हड़ताल करें, कोई गाड़ी सड़क पे ना लाएं। दूसरा उन्होंने कहा है कि दुकानें बंद रखें, शटर डाउन हड़ताल करें। जब वो कह रहे हैं लोगों को कि आपने निकलना नहीं है, आपने सड़कों पे नहीं आना, आपने दुकानें नहीं खोलनी, आपने बाज़ारों में नहीं आना, तो फिर तो वह दहशत गर्दी वाला तो चक्कर ही ख़त्म हो गया, पहली बात। और अगर केपी में उन्होंने अमन मार्च की बात की है तो वहाँ तो हालात ऐसे हैं कि वैसे ही पहली सूरत हाल गंभीर है और वहाँ पे तो कहा जाता है कि लोग निकल ही नहीं सकते, अगर निकलेंगे तो ये और अच्छी बात है। एक बात तो ये है। दूसरा इसमें मेरा नुक्ता ये है कि ये कामरान शाहिद साहब उन लोगों में शामिल हैं जो सारा उनके प्रोग्रामों का यानी एक क्रक्स उनका ये है कि इमरान खान ख़त्म शुद्ध, इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी नहीं रही, तहरीक इंसाफ के साथ लोग नहीं रहे, तहरीक इंसाफ के लिए लोग निकलते नहीं हैं, कोई इनका मोमेंटम नहीं है। और भाई जब मोमेंटम उनका नहीं है तो फिर 8 फरवरी की कॉल तो वैसे नाकाम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आते हैं इनकी इस जो ऑडियो आपने कामरान शाहिद की चलाई और आपने जो सवाल किया। देखें मैंने भी ये प्रोग्राम देखा है। ये एक तो मोहम्मद अली साहब ये वही हैं जो पहले दिफाई तजज़ियाकार के तौर पर आते थे, क्योंकि मैंने तो इनको दिफाई तजज़ियाकार के तौर पर ही देखा है, कल इनको बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर के तौर पर देखा है। और फिर मेरे लिए ये एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वो जो पॉइंट्स बात बता रहे थे वो देख के पढ़ रहे थे, यानी वो लिख के लाए हुए थे, यानी वो उनका एक था कि उन्होंने यही पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट करने हैं। क्योंकि देखें ना, अब ये पॉइंट्स तो तभी लिखे हुए होते हैं ना जब पहले से पता हो कि सवाल आपसे क्या होगा और आपने जवाब क्या देना है। अब अगर एक मेहमान किसी प्रोग्राम में गया है और उसको पता ही नहीं है कि क्या मुझसे सवाल होना है, तो वो जवाब पहले थोड़ी लिख के ले जाएगा। तो वो जो जवाब लिख कर लाए हुए थे मोहम्मद अली साहब, इसका वाज़े मतलब ये है कि उनको पहले से पता था, ये मैच फिक्स था कि उनसे ये सवाल होना है और उन्हें ये बयान करना है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और देखें ना कि दुनिया के कई मुल्कों में और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में इंसानी हकूक़ को आड़ बनाकर और वहाँ पे एक ऐसे चीज़ें की गई हैं कि उसकी वजह से वहाँ पे रजीम चेंज हो गई है। फिर उन्होंने कहा देखें ना, रजीम चेंज में इस वक्त 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक उन्होंने कहा कि बैरूनी कुछ लोग बाहर बैठ कर, तो उन्होंने इशारा किया कि ये बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं वो कुछ लोगों को उकसा रहे हैं, जैसे उन्होंने 9 मई को उकसाया। फिर उन्होंने कहा सोशल मीडिया बड़ा अहम इसमें रोल अदा करता है रजीम चेंज में और किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह से इंतशार करने में और लोगों को इश्तियाल दिलाने में और इंसानी हकूक़ वाली और ये सारी चीज़ें। फिर उन्होंने एक अफगानिस्तान फैक्टर को भी लिया है। अब बात यह है कि 8 फरवरी को कोई भी नहीं कह रहा कि कोई हुकूमत गिर जाएगी। ये तो पहली बार कामरान शाहिद साहब को सबको पता है कि किधर से प्रोग्राम करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं। कामरान शाहिद साहब पहली मरतबा इस चीज़ को लेकर आए हैं कि ये जो 8 फरवरी की कॉल है, इसके नतीजे में आगे चल के रजीम चेंज भी हो सकती है। ये बात तो अभी तक अपोजिशन भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम इस हुकूमत को गिरा देंगे। लेकिन एक चीज़ साबित हो गई है कि 8 फरवरी के ऊपर परेशानी है, और इसीलिए ये जो हुकूमती 3 शख्सियात ने पीटीआई के एक अहम रहनुमा से मुलाकात की है, उसकी भी वजह यही है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ और डंग टपाओ, वक्त गुजारो और इनको जो है ना वो कंफ्यूज करो। वो सारी गो के अभी तक ज़ाहिर है कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि कॉल वापस ले ली हो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने। देखें मामला क्या है। मसलन वो कहते हैं कि जी ये बाहर बैठे हुए, ये जो बयानिया बनाया जाता है कि बाहर बैठे हुए यूट्यूबर जो है ना वो लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। देखें बाहर जो लोग बैठे हैं ना, यानी इमरान रियाज खान साहब, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब, साबिर शाकिर साहब, शहजाद अकबर साहब, सबी काज़मी हैं, वकार मलिक हैं, इस तरह से और भी ज़ुबैर अली ख़ान हैं, जितने भी और नाम हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और यूट्यूब कर रहे हैं। ये जितने लोग यूट्यूब कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर से बैठकर, इनके कुल मिला के डेली के हम व्यूज़ कहते हैं जी 20 लाख हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इनके 20 लाख में से 10 लाख से 12 लाख तो कन्फर्म जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे। लेकिन चले हम एक लम्हे के लिए कहते हैं कि नहीं,
ये जो इनके हैं ना वो 20 लाख हैं इनके डेली के व्यूज़, और भाई 25 करोड़ लोगों में से सिर्फ 20 लाख लोग उनको सुनते हैं। सर मसला ये नहीं है, मसला इस सिस्टम को भी पता है कि इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, अब मैं कई बार इस चीज़ को दोहरा चुका हूँ कि आप जितने यूट्यूबर्स हैं मुझ समेत इन सारे यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल बंद कर दें। ये अच्छा इनके डेली के व्यूज़ कुल मिला के कितने होंगे, सारों के कुल मिला के 50 लाख होंगे। अच्छा ये आप इसको माइनस कर दें, 50 लाख भी आप ख़त्म कर दें, 50 लाख भी लोग इनको ना सुने। लेकिन जब आप यूट्यूब को बंद कर देंगे, पाकिस्तान में कोई बंदा यूट्यूब नहीं सुन रहा होगा, फेसबुक नहीं देख रहा होगा, इंस्टा नहीं देख रहा होगा, टिकटॉक नहीं देख रहा होगा, ट्विटर नहीं देख रहा होगा, मान लिया कि पूरा सोशल मीडिया आपने बंद कर दिया है, क्या हर घर में बिजली का बिल नहीं आता? क्या लोग नहीं देख रहे कि जनवरी की शदीद सर्दी में भी शदीद लोड शेडिंग है? क्या हर घर में बिजली का बिल नहीं आता? क्या हर घर में जहाँ गैस है वहाँ गैस का बिल नहीं आता? जहाँ गैस नहीं तो वहाँ LPG नहीं लेते वो? क्या हर घर में ग्रॉसरी नहीं होती? क्या हर घर में आटा नहीं आता? क्या हर घर में सब्जियाँ नहीं आती? क्या लोग गोश्त नहीं लेते? दीगर जो अशिया ज़रूरत हैं वो लोग नहीं लेते? क्या वो बच्चों की फ़ीस नहीं देते? क्या वो ट्रांसपोर्टेशन बच्चों की अफोर्ड नहीं करते? क्या वो खुद ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते? अगर घर में कोई बीमार हो खुदा न खास्ता तो क्या वो उसकी मेडिसिन नहीं लेते? और अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा बीमार हो तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते? क्या उनका किसी सरकारी दफ्तर में काम नहीं पड़ता? अगर किसी का जुल्म नाइंसाफ़ी हो तो क्या वो थाने और कचहरी में नहीं जाते? ये जितनी चीज़ें मैंने आपको 15 गिनवाई हैं, इन 15 चीज़ों से तो 15 में से 7-8 चीज़ें तो ऐसी हैं जिससे हर पाकिस्तानी गुजरता ही गुजरता है। तो क्या उनको नहीं पता कि इस वक्त हुकूमत ने महंगाई कितनी कर दी है? क्या लोगों को नहीं पता इस वक्त हुकूमत ने बेरोजगारी कितनी कर दी है? क्या लोगों को नहीं पता कि इन्होंने किस हद तक तबाही और बर्बादी कर दी है पाकिस्तान की? क्या लोगों को नहीं पता कि इन्होंने इदारों को कहाँ लाके खड़ा किया? क्या लोगों को नहीं पता कि 26वीं और 27वीं तरमीम किस मकसद के लिए की गई है? क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा कि 20 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, और आपने 26वीं और 27वीं तरमीम करके और सारा सुप्रीम कोर्ट को आपने तब्दील कर दिया और आईनी अदालत बना दिया आपने? भाई उसका कोई तल्लुक नहीं आम आदमी के केसेस के साथ। सबको पूरे पाकिस्तान को पता है कि मसला क्या है। फिर जनरेशन जी जो है भाई, लोगों को, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको पाकिस्तान में रह के आगे अंधेरा नज़र आ रहा है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, गुर्बत तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, बेरोज़गारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। फिर ये कहना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि यूट्यूब सारा बंद भी कर दें तो लोग इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लोगों को पता है कि उन्होंने मुल्क का क्या अशर कर छोड़ा है। फिर जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ये गलत बात है कि PTI का सोशल मीडिया, और भाई PTI के सोशल मीडिया के कुल मिला के अहदेदार 5 या 7 होंगे, मैक्सिमम 5 से 7 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। और भाई सोशल मीडिया की जब आप बात करते हैं तो ये सोशल मीडिया पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, ये पाकिस्तान के लोगों का सोशल मीडिया है, ये अवाम का सोशल मीडिया है। भाई हर आईडी के पीछे एक बंदा बैठा है ना, वो बंदा पाकिस्तानी है ना, तो वो जो बात कर रहे हैं वो एक पाकिस्तानी की राय है, वो एक पाकिस्तानी का वोट है, वो एक पाकिस्तानी का अदम एतमाद है आपके ऊपर, तो वो पाकिस्तान के लोगों का सोशल मीडिया, ये PTI का सोशल मीडिया नहीं है। अब आपको ये PTI का सोशल मीडिया इसलिए लगता है क्योंकि 70% लोगों ने वोट PTI को दिया है। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी इंसानी हकूक़ को की आड़ में ना मुल्कों में इंतशार करवाया गया। और भाई क्या पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ का मसला नहीं है? सोहराब बरकत के साथ क्या हो रहा है? इससे पहले सहाफ़ियों के साथ, डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ क्या हुआ है? यहाँ तो जजेस रो रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मतलब इंसानी हकूक़ का मसला तो है, सीरियस मसला है, अब उसको एड्रेस करना चाहिए। लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियाँ, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। फिर देखें अफ़गानिस्तान से, चले उस पर मैं बात नहीं करता कि वो अफ़गानिस्तान को भी दरमियान में ले आए कि अफ़गानिस्तान वाला मामला भी है, वो सारी चीज़ें उसको छोड़ देते हैं। बात यह है कि लोगों के अंदर ना इस वक्त मौजूदा हुकूमत में जिन जिन लोगों को बैठाया गया, लोगों की हर दिन के साथ नफरत बढ़ रही है। नफरत क्यों बढ़ रही है? अब आप देखें, ये जो अभी लाहौर में शादी हुई है, और लोगों के पास 2 वक्त खाने के पैसे नहीं हैं, और आपने करोड़ों अरबों रुपए शादी पे लगा के और उसकी नमूदो नुमाइश की और दिखाया आपने लोगों को कि ये देखें, हमारी अयाशियाँ देखें, हमारे ड्रेसेस देखें, हमारे पर्स देखें, हमारे मेकअप देखें, हमारे जूते देखें, हमारी अयाशियाँ देखें। और फिर वो आप देखें कि एक गुलकार बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने कौन कौन से गानों की लिस्ट भिजवाई है कि आपने ये गाने गाने, और फिर मतलब क्या कुछ हुआ। फिर आप देखें ये सानिया गुल प्लाजा, उसकी वजह से भाई 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका, और आप कहते हैं कि अगला वंडर बॉय है बिलावल भुट्टो जरदारी। फिर कुछ और चीज़ें होती हैं सर, मैं ऐसी 50 चीज़ें आपको गिनवा सकता हूँ। मसलन एक और चीज़, एक जज का बेटा 2 बच्चियों को, मासूम बच्चियों को गाड़ी के नीचे दे देता है, कत्ल कर देता है, और वो जज का बेटा निकल जाता है, मक्खन में से बाल की तरह निकल जाता है, पूरा निज़ाम मिलकर उसको बचा लेता है, और उस जज को पक्का जज भी कर देते हैं। फिर आप अभी एक और केस देख लें, लाहौर में एक नौजवान अक्टूबर में उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, अहमद जावेद को। अहमद जावेद को 5 अक्टूबर को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और उसके बाद जो उसके ऊपर फायरिंग करने वाला है वो लाहौर की एक बासर फैमिली, पॉलिटिकल बासर फैमिली, जिनका शरीफ खानदान से बड़ी कुर्बत है, उससे वो तल्लुक़ रखता है। 100 दिन लगे उसकी गिरफ्तारी में, 100 दिन।
तारीख पे तारीख जज देते रहे। मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, वहां पे तारीख और हर तारीख पे कोई ना कोई नया वकील बड़ा पेश हो जाता था और जजेस जो हैं वो फैसले नहीं कर पा रहे थे। बिल आखिर 100 दिन बाद उसको गिरफ्तार किया गया और अब उसको जिस्मानी रिमांड पे दिया गया। अभी भी उसकी फैमिली के कंसर्न सामने आ रहे हैं कि जो सरकारी प्रोसिक्यूटर है वो मिला हुआ है साथ, वो उस तरह से नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए अभी भी। और उसके वालदैन, जाहिर है उसके वालदैन को अल्लाह ताला सब्र दे, उनकी खासतौर पे वालदा को अल्लाह ताला सब्र दे। एक मासूम बेटा, बेगुनाह बेटा, खूबसूरत बेटा, उसको जिस तरह से बेदर्दी के साथ मारा गया, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन 100 दिन लग गए गिरफ्तारी में। क्यों? आपका सिस्टम। भाई बात यह है, और वो एक मैंने आपको बताया ना कि इस केस की लंबी तफसीलात हैं कि उसके वालिद को जिस तरह से सीएम ऑफिस से कॉल आई कि जी को मसला हो तो बताएं, फिर जब वो मसला बताने के लिए कॉल करते रहे तो उनकी कॉल ही किसी ने नहीं सुनी। और फिर मतलब इसमें बेतहाशा चीज़ें। फिर लाहौर में उसकी फैमिली, अहमद जावेद की फैमिली, जिन जिन यूट्यूबर्स को डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इंटरव्यू देते गए, तकरीबन 99% से वीडियोस डिलीट करवा दी गई। कोई बात करने को तैयार नहीं, हर को खौफजदा है कि ताकतवर फैमिली है, पता नहीं मुझे भी मार दिया जाएगा, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो हालात है आपके मुल्क के अंदर। तो जब इस तरह के वाकयात होंगे तो लोगों की निज़ाम से नफरत बढ़ेगी। देखें, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको आपको एग्जाम्पल बनानी होती है। अगर जज का बेटा 2 बच्चियों को गाड़ी के नीचे देता है, उसको फांसी पर लटकाएं, उसको सरेआम फांसी दे, पता चले कि पाकिस्तान में और इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है। अगर एक ताकतवर बासर फैमिली का जो नौजवान है वो एक अहमद जावेद जैसे मासूम की जान लेता है, तो उसका केस आप डे टू डे चलाएं और जल्द से जल्द फैसला करें ताकि पता चले कि भाई पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है और शरीफ खानदान का कोई अदालतों के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। शरीफ खानदान का 2 बार इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई है और वो मैंने आपको बताया ना कि इसकी लंबी तफसील है। जब नौजवान, अब अहमद जावेद के जितने दोस्त हैं, एक पेज बन गया जिस पे अहमद जावेद के केस की तफसीलात आ रही हैं, उस पेज के ऊपर लाखों नौजवान लड़कियां और लड़के उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब वो लाखों लड़कियां और लड़के देख रहे हैं कि एक मासूम को लाहौर में कत्ल किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन कातिल गिरफ्तार नहीं हो रहा। और आप गिरफ्तार हुआ है तो पहले ही बातें होने लगी हैं कि वो तो जी बरी हो जाएगा, जी उसको कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। फिर देखें ना, इसी वजह से ज़ुरैन निज़ामानी ने कहा है कि आप नौजवान नस्ल के जज्बात को समझ ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है कि नौजवान नस्ल क्या चाह रही है। आप कुछ और चाह रहे हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको आपको एग्जाम्पल बनानी होती है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस सिस्टम को हीट पहुँच रही है, सिस्टम के अंदर परेशानी है, पैनिक है। और पैनिक यही है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यार, ये मुझे नवाए वक्त दिखाएं। ये अब मैं अभी दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उनको एक चीज़ दिखा रहा था। देखें, जो एक जवाल और इन्हतात है ना, वो किस हद तक पहुँच गया है कि मुसलसल अशात के 85 साल, ये माशाल्लाह जी 85 साल से ये दावेदार है नवाए वक्त के, 85 साल से ये पब्लिश हो रहा है। अब सानिया होता है, सानिया गुल प्लाजा, और 70-75 लोग लापता हैं। ज़ाहिर लापता से मुराद है कि वो बेचारे प्लाजे के अंदर थे, जिंदा नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। और 25-30 लोगों की डेड बॉडीज़ आ गई हैं। इतना बड़ा सानिया, और उस सानिया की खबर जनाब अखबार ये नीचे करके लगा रहा है, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, नीचे करके लगा रहा है। और ऊपर कौन सी खबर लगा रहा है? ऊपर खबर लगा रहे हैं जुनैद सफदर की दावत वलीमा, वज़ीर-ए-आज़म आम शख्सियात की शिरकत, फील्ड मार्शल मरकज़ निगाह बन गए। फिर तस्वीरें लग रही हैं, बेटे की शादी पर मरियम नवाज की तैयारी, शर्मिला फारूकी और बख्तावर भुट्टो ने भी तारीफ कर दी। ठीक है, फिर नीचे जी मरियम नवाज की एक फरमाइशी खबर, सहूलत बाजार, 55,000 खानदानों का चूल्हा जलने लगा। फिर गजा अमन बोर्ड में शामिल हों, ट्रंप ने शबाशी को दावत दे दी। फिर ऊपर भारत के खिलाफ एक खबर। ये भी हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हमें लगता है कि हम भारत के खिलाफ खबरें लगा के पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ करेंगे। और भाई, जब मोदी से लड़ाई का वक्त आएगा फिर पाकिस्तानी पूरी कौम मुतहद होगी पाकिस्तान के साथ, हर पाकिस्तानी की मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है। लेकिन मतलब आपको अंदाजा होना चाहिए कि आम दिनों में पाकिस्तान के हुक्मरान असल मसले हैं, मोदी मसला नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। जब मोदी मसला होगा, जब भारत के साथ जंग होगी, पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, पूरे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो बताने का मकसद यह है, अब इस अखबार को पता है नवाए वक्त को कि मैं जो कराची में इतना बड़ा सानिया हो गया उसकी खबर मैंने नीचे लगानी है। मरियम नवाज की तस्वीर, मरियम नवाज के बेटे की तस्वीर, मेहमानों की तस्वीर, वो मैंने ऊपर लगवानी है और फरमाइशी खबरें मैंने ऊपर लगानी है। ये है वो जवाल और इनतात, ये है वो अखलाकी पस्ती हमारी। और ये चीजें देख के नौजवान नस्ल में नफरत बढ़ती है। यार एक और अखबार मुझे दिखाएं, ये कोई भी अखबार मुझे और पकड़ा दे।
अब आप एक और चीज़ देखें, ये देखें शहबाज शरीफ साहब के इश्तिहार देखें, हाफ पेज के ऊपर अखबारात में इश्तिहार। जिस दिन ये खबर आई कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पता नहीं 43% नीचे चली गई है, मजीद कम हो गई है, उसी दिन करोड़ों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं टीवी चैनलों के ऊपर शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है। मत लोगों के सब्र का इम्तिहान लें, मत लोगों के जब्त का इम्तिहान लें। लेकिन 8 फरवरी के हवाले से परेशानी यही है कि नजर आ रहा है कि क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, अनसर्टेनिटी बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, रोजगार नहीं मिल रहा, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी तो पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रहते हैं बेचारे, इसलिए वो वहां बैठ के पाकिस्तान की बात करते हैं। क्यों? वो 50 साल भी पाकिस्तान से बाहर गुजार लें, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि हमने ज़िंदगी के आखिरी जो वक्त है वो हमने पाकिस्तान जाके गुजारना है। और बहुत सारे भाई मैंने ऐसे अक्सरियत लोग देखे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो कहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, हमारा घर है, हम पाकिस्तान वापस आए, हम जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। उनकी लड़ाई तो पाकिस्तान को आगे ले जाने की लड़ाई है, पाकिस्तान को अरूज दिलवाने की लड़ाई है। उनकी तो लड़ाई खुदा न खासा पाकिस्तान को कमज़ोर करने की लड़ाई नहीं है। तो खैर मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी के ऊपर कांपें टांग रही हैं, परेशानी है, इसीलिए जो है वो एक आपका इमरान शाहिद से ये प्रोग्राम करवाया गया। इससे पहले राना सनौला भी बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं और सुहेल अफरीदी ने माहौल गरमा दिया है, महमूद खान अचकज़ई ने भी कमाल कर दिखाया है और चीज़ें बहरहाल बड़ी तेज़ से इनके लिए मुश्किलात की तरफ जा रही हैं। बहरहाल इस पर हम बात करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम नासरो, अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपसे 2 मौज़ूआत के ऊपर बात करना चाहता हूँ और उसमें आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक, इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है उसके ऊपर जो प्रेशर है, मईशत का प्रेशर, और इसके अलावा खारजा महाज के ऊपर उनको प्रेशर है। और जैसे सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत से 3 अहम चीज़ों के ऊपर नाराज़ है। यानी एक, बयानिए में हुकूमत बहुत पीछे है, उनके पास कोई बयानिया नहीं है या कमज़ोर है। दूसरों ने कहा कि डिलीवरी नहीं है या बिल्कुल नहीं है, ये कमज़ोर है। ये कमज़ोर है तो ज़ाहिर उन्होंने खुद से शायद तो उसको थोड़ा सा माइल्ड करने के लिए किया है। और तीसरा, मईशत के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये 3 शिकायत हैं जिसमें मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और जाहिर है ये प्रेशर माउंट होता जा रहा है दिन ब दिन। जो मईशत की सूरत हाल है उस हवाले से भी प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है और इसी के अंदर फिर खारजा महाज के ऊपर प्रेशर। और इंटरनली पीटीआई पिछले 1 महीने के दौरान जो उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट्स की, जो दौरे किए, जिस तरह के लोगों ने रिस्पॉन्स किया, उससे एक और प्रेशर बन रहा है। 8 फरवरी का फैक्टर भी उसके अंदर है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब इतना ज्यादा प्रेशर है तो इस प्रेशर को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए वो रिजवान साहब, एक लतीफ़ा है ना कि एक प्रोग्राम के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ और उसने गाना गाना शुरू किया और उसकी आवाज़ बहुत भदी थी। और उसने जब वो गाना गा रहा था और आवाज़ बहुत भदी थी तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने छुरी निकाली तो वो गाना गाने वाला खामोश हो गया। उसने कहा कि नहीं नहीं तुम गाना जारी रखो, मुझे वो बंदा बताओ जो तुम्हें लेकर आया है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों का जो मसला है कि लोगों ने तो इस हुकूमत को मुस्तरद, इन जमातों को मुस्तरद कर दिया था। यानी PM लैन के बारे में है कि उनको 17 सीटें मिली। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा से किसी ने कहा कि सर आप पे इल्ज़ाम यह है कि आपने 17 सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कभी किसी ने गिनी है कि हमारी 17 भी बनती है कि नहीं बनती? यानी वो इतराफ़ कर रहे थे कि हमारी तो 17 सीटें भी नहीं बनती। देखें लोगों ने जिन जमातों को वोट दिया उसके ऊपर एक टाउट ने मिसाल दी और उस टाउट ने कहा कि जनाब लोग कहते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, 2/3 अक्सरियत दी और वोट चेंज करने वालों ने, रिज़ल्ट चेंज करने वालों ने रिज़ल्ट चेंज कर दिया और उन जमातों को हम पे मुसल्लत कर दिया जो जमातें जो है जिनको हमने मुस्तरद किया था। तो स्टाउट ने कहा कि अब आप बताएं ना कि अगर एक बाप के 6 बच्चे हैं और उन 6 में से 4 कहते हैं कि हमने चर्स पीनी है, हमने कोई और नशा करना है, तो क्या बाप जो है वो उनको इजाज़त दे देगा? कि क्योंकि 2/3 अक्सरियत जो बच्चों की है वो कह रही है कि हमने ये बुरा काम करना है, तो वालिद उनको इजाज़त दे देगा? नहीं, वालिद तो रोकेगा। तो बात यह है कि इतनी भोंडी घटिया किस्म की मिसालें देकर और लोगों को कहा गया कि कुछ लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर इक़्तिदार में किसको रखना है और पाकिस्तान के लोगों के लिए कौन बेहतर है। हाँ, लोग शायद लोगों को सब्र आ जाता, शायद लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते कि चले यार इन्होंने भला सोचा है। अगर कारोबार चल पड़ते, अगर पाकिस्तान 9 अप्रैल 2022 से आगे जाता, अगर इंडस्ट्री चल पड़ती, अगर पेट्रोल और डीजल 150 रुपये से 70 रुपये 80 रुपये फी लीटर पे आ जाता। हालात ये हैं कि इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम लेवी 12 से 16 रुपये थी, जो आज 84 से 86 रुपये हो चुकी है।
पर लीटर 84 से 86 रुपए तो पेट्रोलियम लेवी के मद में गरीब आदमी जो है वो टैक्स दे रहा है। देखें, मसला यह है कि लोगों का शिकवा रिजल्ट चेंज करने और करवाने वालों से है कि आपके लोगों को लाए। और मैं आपको बताऊं रिजवान गिलज़ारी साहब, आप एक चीज़ नोट करें, पिछले 4 दिन में लोगों की नफरत मल्टीप्लाई हुई है। क्यों? कराची में आग लगती है हफ्ते को रात 10 बजे। इस वक्त जब आप और मैं ये वीडियो कर रहे हैं तकरीबन कोई 80-82 घंटे हो चुके हैं। 80-82 घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। अभी भी 80 से 85 लोग लापता हैं। लापता से मुराद क्या है? अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला कोई मौइज़ा करे कि कुछ लोग जिंदा बच जाएं। लेकिन एक तल्ख हकीकत है कि इतने दिनों से ज़ाहिर है अगर आग लगी हुई है और मलबा गिरा हुआ है और उसमें हीट है तो कैसे कोई जिंदा बचा होगा। ज़ाहिर अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे, अल्लाह ताला ऐसे सानिहात से पाकिस्तान को बचाए। लेकिन मुझे बताएं कि कितना मुश्किल काम था कि आग अगर, पहली बात तो यह है कि यह बात सबको पता है कि सिंध में कितनी चोर बाजारी है, यह सबको पता है। फेक अकाउंट्स केस मैंने कवर किया हुआ है, इसलिए मैं अक्सर कहता होता हूं कि जो हमारे बारे में ये होता है ना कि इनको तो एस्टैब्लिशमेंट बुला के और फाइलें दिखाती थी और ये इसलिए शरीफ खानदान को अटैक करते थे या अभी भी अटैक, ये कहते हैं कि जी हमें तो फाइलें दिखाई जाती थी कि चोर डाकू लुटे रहे। मैं कहता हूं मुझे आज तक कोई फाइल नहीं दिखाई गई। मैं कहता हूं कि मैं कन्विंस हूं 1000% कि ये चोर डाकू और लुटेरे हैं। क्यों? जब पनामा केस चला मैंने उसको अटेंड किया। जब पनामा केस के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट में उनके ट्रायल चले मैंने वो अटेंड किया। आज उसके बाद अपीलें आई हाई कोर्ट में, मैंने वो अटेंड की। आज तक शरीफ खानदान नहीं बता सका कि बैरून मुल्क उन्होंने असासे और जायदादें खरीदी कैसी, वो खरीदी कैसे, वो पैसा कहां से आया था, कैसे कमाया, कैसे भिजवाया, रसीदें कुछ नहीं वो दिखा सके। और जिसकी हलाल की होती है वो बता दे कि मेरी हलाल की हो तो ही बता सके ना। फिर सिंध हुकूमत देखें, मैं हैरान हूं कुछ टाउट से जो बिलावल भुट्टो जरदारी को नया वंडर बॉय बनाकर पेश कर रहे थे। भाई 80-82 घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। और बीबीसी से बात करते हुए एक सुपरवाइजर ने बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और उसका काम क्या है, नालों की सफाई और गटरों की सफाई। उनसे तो आप रेस्क्यू ऑपरेशन करवा रहे हैं। देखें, उस दिन रात जैसे आग लगी थी उसी वक्त अगर मुल्क की लेवल पे इमरजेंसी कॉल हो जाती, सर दुनिया के कई मुल्कों में ये होता है, तो पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। मुझे बताएं, अगर उसी वक्त जहाज उड़ते, उसी वक्त हेलीकॉप्टर उड़ते, उसी वक्त पूरे मुल्क से फायर फाइटर्स जो हैं वो वहां पर भिजवाए जाते, जो हमारी सिक्योरिटी के इदारों के पास फायर फाइटर्स हैं वो भी पहुंच जाते और पूरे मुल्क के रिसोर्सेज वहां पर लगा के और 2-4 घंटों के अंदर उस आग को बुझा दिया जाता। तो अब बहुत तकलीफ से मैं ये बात कर रहा हूं, 100 से ज्यादा यानी अब तक ये लग रहा है कि जाने गई होंगी। अल्लाह ताला करम करे जितने लोग बच जाएं, लेकिन चंद लोगों की सिर्फ जान जाती और बाकी सबको बचा लिया जाता। लेकिन तरजीहात क्या है? उस वक्त शरीफ खानदान ऐसे शादी कर रहे थे जैसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी है। आपके मुल्क के अंदर लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। करोड़ों लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए आपके याशों की वजह से। आप डिलीवर नहीं कर सके। आज पाकिस्तान जिस नेट पे आप इस नेट पे लाए हैं और आप वीडियो बना के, मतलब देखें हमारा दीन, आप किसी भी मामले में देख लें, अल्टीमेटली जो बात दीन कहता है वो बात दुरुस्त साबित होती है। हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन तो इस हद तक कहता है कि आप अगर फल खाएं तो उनके छिलके ना बाहर फेंकें कि कहीं आपका पड़ोसी अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता फ्रूट, वो छिलके देख के वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि यार मैं अपने बच्चों को ये फ्रूट नहीं खिला सकता। हमारा ये लोग जो दावत की वीडियोस स्टेटस के ऊपर लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, कई बार मैंने इस पे मजहबी स्कॉलर्स को देखा, वो कहते हैं कि प्लीज़ ये मत लगाया करें, लोगों को 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है और आप लेविश किस्म की डिशें सामने रख के माह रमज़ान में ही मना किया जाता है। मैंने कई बार मजहबी स्कॉलर्स को सुना है कि खुदारा अफ्तारी और सहरी की वीडियोज़ मत लगाया करें। लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, आप क्यों लोगों को एहसास कमतरी का शिकार करते हैं? उनके बच्चे देखते होंगे कि हमारे वालिदैन तो हमें ये नहीं दे सकते जो किसी और के वालिदैन उसको दे रहे हैं, तो ये मना किया जाता है। और आप करोड़ों अरबों रुपए शादी पे लगा के फिर आप उसकी नमूद नुमाइश कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं लोगों को कि तुम 2 टके के लोग, तुम गरीब लोग, तुम मस्कीन लोग, तुम गए गुजरे लोग, ये तुम्हारी हैसियत और औकात है कि तुम्हारे पास 2 वक्त का खाना नहीं है। ये देखो 200 बंदे सिर्फ मौसीकी के प्रोग्राम में बैठे हैं जो गाने गा रहे हैं।